सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं भाई कि अभी वीआरएमएस हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। जैसे कि हमने जब प्रेशर कैलकुलेट किया तो वहाँ से हम लोग वीआरएमएस भी कैलकुलेट कर लिए थे। तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर में चलते हैं सारे जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और सारा का स्पीड वीआरएमएस ही लेते हैं, या फिर कोई और भी स्पीड्स होता है बच्चों? ऐसा अगर हम सोचें तो उसके आगे इस लेक्चर में हम बताने वाले हैं, है कि नहीं? और आसान होने वाला है बच्चों, आपको समझ में आएगी चीज़ें, है ना। आखिरकार हमने वही तो देखा था पीछे। आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद हो तो, कि कंटेनर होता था, कंटेनर में जाकर गैसेस के मॉलिक्यूल्स टकराते थे तो उससे प्रेशर आती थी, फोर्स पर इंटेरिया करते थे हम लोग। तो वहाँ से हम लोग प्रेशर का एक फार्मूला हमने भी डिराइव किया था उस टाइम पे पीछे, है ना। तो वहाँ से एक वी आर एम एस का टर्म आता था, तो वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता था। तो उसी के आगे और भी स्पीड्स होते हैं एक दो, तो वो हम आपको बताने वाले हैं, है कि नहीं। चलिए आपको मैं बताते हैं भाई। आखिरकार जो प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा बच्चों कि वो क्या था, 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर था, है कि नहीं बच्चों? यही तो था हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वी आर एम एस था, ये क्या था बच्चों? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। बेसिकली बात ये था ना बच्चों यहाँ पे कि एक हमने जब ड्रॉ किया था कंटेनर, और जो क्यूब शेप में ही था, जो क्यूब शेप में ही हम लिए थे, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशन लेना आसान होता है, सब सारा लेंथ ब्रेथ हाइट एल एल हो जाता है, इसीलिए हम लोग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हमने बना दिए, और ये जाकर टक्कर खा रहे थे इधर, है ना। इधर टक्कर खा रहे थे इस दीवार से, और टक्कर खाने के बाद फिर वापस ही आ रहे थे। ऐसा ऐसा चीज़ें मैंने बताया था। वहाँ से प्रेशर आता था, प्रेशर का टर्म। इसमें अवेलेबल सारे मॉलिक्यूल्स क्या वीआरएमएस स्पीड से ही चल रहे होंगे क्या? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि हम जो टर्म ला रहे हैं यहाँ पे ये सिर्फ वीआरएमएस है। तो सारे का स्पीड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ही होता है, और इसका मतलब ये होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ कि सारे जो मॉलिक्यूल्स है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रूट हो जाता था। इसी को बोल देते हैं VRMS। हम ऐसा टर्म इसमें क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने देखा जब कैलकुलेट कर रहे थे प्रेशर को, तो ये टर्म आ रही थी बच्चों, और हमें पता था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है उसमें ये टर्म भी आता है। तो वहाँ से हमने VRMS का टर्म यहाँ पे जनरेट कर दिया था, है कि नहीं। ओके, तो हमने वो चीज़ जनरेट किया क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ बन रहा था बच्चों, है ना। वहाँ पे वो चीज़ बन रहा था, और आइडियल गैस लिए थे हम, ऐसा मान भी रहे थे कि एक ही स्पीड आएगा भाई, क्योंकि चीज़ें हम बहुत सारा आगे ही कंडीशन लगा दिए थे, हम वो चीज़ मान रहे थे। उसके कारण क्या होगा, लेकिन जो एक्चुअल में होता है वहाँ पे सिर्फ आर्मी स्पीड नहीं होता है भाई, वहाँ पे स्पीड्स और भी होते हैं। हमें ये चीज़ नहीं पता है कि सारे यहाँ पे जाकर इसी वाल से टकरा के फिर वापस यहाँ पे आ रहे हैं, फिर ऐसे आ रहे हैं। हमें ये चीज़ नहीं पता है भाई, हम ये चीज़ मान के किए थे, है ना। हम ये चीज़ माने थे, इसीलिए हम कर पाए थे। एक्चुअल में हो सकता है ये पार्टिकल इससे भी टकरा जाए, ये मॉलिक्यूल इससे भी टकरा जाए, इधर टकरा जाए, अपने अपने गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ही टकरा कर रह जाए, है ना। तो वो भी हो सकता है। तो उसी के लिए हम आगे भी देखेंगे। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है ना। ये ऐसा ही है बच्चों आरएमएस की तरह। और एक एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है ना बच्चों। तो ये चीज़ें हम आपको बताएंगे, है कि नहीं। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पीछे का दे दिया ताकि आप रिलेट कर सकें, है ना। चलिए आ जाते हैं। तो फिर से वही चीज़ अगर रिपीट कर दूं मैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा बच्चों आपको, है कि नहीं। देखिए, आई थिंक ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। वेरियस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों? गैस मॉलिक्यूल्स का वेरियस स्पीड, जैसे कि एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो कि मैं आपको बताया था, इसको VRMS स्पीड भी बोल देते हैं भाई। ठीक है, स्पीड ही रहने देते हैं, क्यों यहाँ पे वेक्टर का यूज करना है, ठीक है। तो याद होगा आपको कि VRMS आ रहा था हमारे पास √3 P/,
रो कहाँ से आ रहा था? जब हमने कैलकुलेट किया था प्रेशर ऑन कंटेनर ऑफ द वॉल, तो 1/3 रो VRMS का स्क्वायर आया था, पीछे भी बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गया था। अगर और भी इसके आगे अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो आपको पता होगा यहाँ पे PV इक्वल टू क्या होता है बच्चों, nRT होता है। आइडियल गैस इक्वेशन से हमने ये चीज़ पता कर लिया था, तो P के जगह पे हम वो चीज़ रख सकते हैं। या फिर यहाँ पे जो रो हम यूज कर रहे हैं, रो डेंसिटी का यूज कर रहे हैं, वो क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस, यही तो है बच्चों, टोटल मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसका पूरा अगर यूज कर ले हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, 3P इंटू V ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई मास आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि डेंसिटी है बच्चों, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास ही लेंगे भाई। अब PV इक्वल टू nRT अगर हम कर दें तो 3nRT डिवाइडेड बाई मास आ जाएगा, है कि नहीं? और आपको पता होगा कि मोल जो होता है टोटल मास अपॉन मोलर मास होता है भाई, ये भी चीज़ आपको पता होगा। और आपको ये चीज़ पता है तो आप समझ सकते हैं कि टोटल मास ये है और ये क्या है बच्चों, मोल है। तो टोटल मास और मोल इधर ले जाए तो मॉलिक्यूलर मास इधर आ जाएगा। तो टोटल मास अपॉन मोल होता है मॉलिक्यूलर मास, टोटल मास अपॉन मोल होता है कितना बच्चों, मॉलिक्यूलर मास। तो नीचे आ जाएगा 3RT, सॉरी ऊपर आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना? ऐसे हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है, ये चीज़ आ गया। और भी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, VRMS, ठीक है। और अगर आपको याद हो कि हम लोग PV इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, NKT, ये भी तो लिखते थे, याद कीजिए बच्चों, यही तो लिखते थे कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था, कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था, इसके बारे में मैंने कल बताया था, है ना? तो इसका भी यूज कर सकते हैं हम, अगर आप समझ रहे हो तो। PV/m है ना बच्चों, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए, √3 इंटू PV के जगह पे NKT लिख देंगे, अपॉन m आ जाएगा, है कि नहीं? अगर इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम एक कंसिडर करते हैं, मतलब कि n का वैल्यू, कैपिटल N का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं 3KT डिवाइडेड बाई m आ जाएगा। और m यहाँ पे बच्चों ये टोटल मास है कि नहीं, ये टोटल मास है, के कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना? थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती है। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो ये सब चीज़ें आसान है बच्चों, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको मैं बता दूं यहाँ पे कैसे डिपेंडेंसी हो रही है, RMS स्पीड ऐसे लिखते हैं ना, VRMS स्पीड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? अगर देखा जाए तो RMS स्पीड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मैं कैसे लिख पाया यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। तो VRMS यहाँ पे 3KT, याद रखिएगा हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होता है, T टेम्परेचर होता है, 3 कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक सेकंड यार, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें तो ठीक है ऐसा डिपेंडेंसी ले सकते हैं, लेकिन हमने बस T को ले रखा है कि नहीं, T को ले रखा है। तो यहाँ पे T देखिए, T हम अगर हमने कांस्टेंट नहीं लिया है, सिर्फ हमने मास, टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट लिया है, T को कांस्टेंट नहीं लिया है, तब ये चीज़ वैलिड होगी। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं भाई कि 3R भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास तो गैस का कांस्टेंट ही रहता है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, √T के, है ना, √T के। पीछे से प्रोपोर्शनलिटी आप देख सकते हैं, ऐसा मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर लिख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि √T के प्रोपोर्शनल ही आ रहा है। उसी तरीक़े से अगर और देखें तो VRMS का वैल्यू जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, √/मॉलिक्यूलर मास भी आ रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सही में आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है बच्चों। बोलेंगे कि अभी तो आपने √T के लिखा था प्रोपोर्शनल, अभी तो आपने मॉलिक्यूलर मास के प्रोपोर्शनल लिख दिया। तो बच्चों हम यहाँ पे फिर टेम्परेचर कांस्टेंट लेंगे, तभी तो ये चीज़ आएगा, ऊपर सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तभी तो प्रोपोर्शनलिटी होल्ड करेगा मॉलिक्यूलर मास के साथ। और अगर हमने मॉलिक्यूलर मास तो ऐसे भी अगर हमने कांस्टेंट कंसिडर किया है, मतलब ये डिफरेंट गैसेज के लिए भाई, एक अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसका तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट ही होता है,
हीलियम का कांस्टेंट होता है, ऑक्सीजन का कांस्टेंट होता है। तो हम ये चीज़ कब यूज करेंगे? जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेज को हम कंपेयर करेंगे, है कि नहीं? व्हेन वी वांट टू कंपेयर VRMS of different different gases। है कि नहीं बच्चों? आखिरकार उसी के लिए तो हम अगर ये चीज़ लेते हैं तो उसी के लिए तो हम कंपेयर करेंगे भाई। और रूट टिक कब आएगा? जब व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब समझ रहे हैं? रिमेन कांस्टेंट का मतलब कि हम गैस को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें गैसेज चेंज हो जाएगी, है ना? कभी ये गैस डिफरेंट डिफरेंट गैस लेंगे और इसमें गैस एक ही लेंगे, तभी तो रूट टिक के प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे बता भी देता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कि अभी अभी हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों? 2 होता है, और इसका हमने 16 लेते हैं हम लोग, ऐसा केमिस्ट्री आपको बताया गया होगा। तो अगर हम इनका VRMS कैलकुलेट करें बच्चों तो कितना होगा? क्योंकि पता है हमें VRMS का वैल्यू क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास है, वो भी रूट में। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा रहेगा उसका VRMS कम हो जाएगा, तो इसका ज़्यादा है तो VRMS इसका कम हो जाएगा, है कि नहीं? इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि VRMS ऑफ ऑक्सीजन एटम बहुत कम हो जाएगा। VRMS कंपेयर करना है बस H2 एटम, आपको यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता सकते हैं यार, बिल्कुल आसानी से बता दिए हम लोग, बस उसके मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास को देखकर, है कि नहीं? टेम्परेचर वेरी कराएगा तो वहाँ पे भी हम कर देंगे, ठीक है। एक मैं सोच रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट करके दिखा दूँ, क्योंकि एक फैक्ट है बच्चों कि ये जो है ना RMS स्पीड अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा होता है भाई, है ना? ये किलोमीटर के रेंज में आता है। मतलब अगर मॉलिक्यूल का अगर आपको कैलकुलेट करना है VRMS स्पीड, तो समझिए उसका आएगा मतलब कि 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा आता है भाई। मतलब किलोमीटर पर सेकेंड से ये चीज़ चलता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक फैक्ट से। VRMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ही देख लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बताया आपको अभी? √3RT। तो R का वैल्यू क्या ले लेंगे? 8.314, है ना? जूल पर मोल पर केल्विन में होता है। और √3RT बाई M होता था। तो T टेम्परेचर कितना लेते थे? अगर NTP पे लेना है तो टेम्परेचर 273 केल्विन लेते थे, याद कीजिए। तो यहाँ पे 273 केल्विन लिख देंगे भाई। √3RT डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास होता था। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास अगर लिखना चाहूँ मैं तो 2 होता है ना, अभी ही बताया मैंने, 2 होता है, लेकिन 2 ग्राम में आता है। तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि सारे हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ही ले रहे हैं बच्चों। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये लगभग मैंने किया था पहले 1842 मीटर पर सेकेंड आता है। तो ये लगभग कितना हो गया? 1.8 किलोमीटर पर सेकेंड। समझिए बच्चों कितना ज़्यादा है ना? इतना किलोमीटर पर सेकेंड से ये चीज़ चल रहा है NTP पे, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ये 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस है। उस टाइम पे इतना किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अगर इसमें टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देना बच्चों तो ये और स्पीड इसका बढ़ जाएगा, है कि नहीं? ये तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आपको मैं लेकर बता रहा था, बस ऐसे ही। आप इसका रेंज देख सकते हैं, किलोमीटर पर सेकेंड में आता है, ठीक है ना? आपका आंसर भी अगर क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में आंसर आएगा, हाँ क्वेश्चन में आंसर आएगा तो वहाँ पे भी इसी के रेंज में आंसर आ सकता है। बस यही बताना था, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। समझ रहे होंगे आप? यहाँ पे बोला जा रहा है, एक पॉइंट लिख के लाया हूँ मैं, RMS स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर। ओके, ये बात याद रखिएगा, हम प्रेशर के प्रोपोर्शनलिटी में कुछ नहीं बताया। इसका मतलब कि प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट।
ओके, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट था, तो मॉलिक्यूलर मास उसका कंपेयर कर रहे थे, लेकिन प्रेशर नहीं लाए थे, बिकॉज बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि पी वी बराबर कांस्टेंट होता है, पी वी बराबर कांस्टेंट होता है, ये तो बोलता है। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, देन डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज बाय n टाइम्स, बट वी आर एम एस रिमेन्स कांस्टेंट। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गया नहीं? चलिए अंग्रेजी को हटाते हैं यहाँ पे। देखिए बॉयल्स लॉ क्या बोलता था, बॉयल्स लॉ क्या बोलता था भाई, बॉयल्स लॉ बोलता था कि पी वी बराबर होता है कांस्टेंट। कब होता है कांस्टेंट? जब आप मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले रहे हैं, तभी ये चीज़ होता है। अगर आप पढ़े तो आपको याद होगा। तो अगर हम करें यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम था। हम यहाँ पे मास कांस्टेंट ले रखे हैं, मास को कांस्टेंट ले रखे हैं, तो देखा जाए और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो अगर हम कांस्टेंट चीज़ को ला दें यहाँ पे, इसको हटा के कांस्टेंट कुछ ला दे, तो कांस्टेंट मास ही ला दें अपॉन वॉल्यूम। भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो कुछ तो लाना है, तो हम कांस्टेंट मास ला दिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसके बाद क्या होगा, ये क्या हो गया, डेंसिटी हो गया, मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? अगर प्रेशर बढ़ा तो भाई डेंसिटी भी बढ़ेगा। ओके 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 ओके, आई थिंक क्लियर होगा। और हमने पढ़ा है वी आर एम एस का वैल्यू क्या आता है, √3p/ρ। पहला फॉर्मूला याद कीजिए बच्चों, है ना, इसी से तो हम सारे डिराइव कर रहे हैं, √3p/ρ। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिए तो भाई डेंसिटी भी वैसा ही बढ़ेगा। अगर प्रेशर को हमने रेज किया है n टाइम्स, यही तो बोल रहा है इस पॉइंट में, तो डेंसिटी भी उसका इंक्रीज हो जाएगा n टाइम्स। और दोनों बटे में है तो दोनों कट जाएंगे। अगर दोनों कट ही जाएंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब कि ये कांस्टेंट ही रह जाएगा। अब समझ में आया कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दें तो वी आर एम एस का वैल्यू नहीं बढ़ेगा भाई। ध्यान रखिएगा, सवाल में ऐसा फंसा दिया जाता है लोगों को, फंसना नहीं है आपको, ठीक है ना सर? हम नहीं फंसते, हम तो लोगों को फंसाते हैं। ओके, मून हैज़ नो एटमोसफेयर बिकॉज वी आर एम एस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज मोर देन एस्केप वेलोसिटी। मून हो गया और भी कोई प्लैनेट्स हो गए, वहाँ पे एटमोसफेयर नहीं होता है भाई। क्यों नहीं एटमोसफेयर हो रहा है? एटमोसफेयर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है ऐसा कुछ सोच रहे होंगे आप। चीज़ें वैसा भी वेरी करता है, ऐसा है, आप बिल्कुल सही हो सकते हैं। लेकिन एक जो रीज़न है जो हम यहाँ पे इसके अनुसार जो अभी पढ़ा रहे हैं वी आर एम एस, उसके अनुसार देंगे कि वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ना, वो एस्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है भाई, नहीं पता है? इसका वैल्यू लगभग लगभग 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है भाई। इतना स्पीड से अगर कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज़ अगर पृथ्वी से फेंक दिया जाए या फिर कोई भी ग्रह से, उसके लिए इतना ही आता है लगभग लगभग। पृथ्वी से मैं ले लेता हूँ, यहाँ से फेंक दिया जाए ना तो वो फिर लौटेगा नहीं। होता है ना, हम बॉल फेंक रहे हैं, ये मार्कर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकूंगा नहीं क्योंकि एक ही है हमारे पास, तो ये फेंकूंगा तो भाई फिर नीचे आ जा रहा है जी के कारण, ग्रेविटेशनल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इतना स्पीड से इसको फेंक दूँ कि ये वापस ही नहीं है भाई, ऐसा हो सकता है? होता है भाई। इसको उतना स्पीड से फेंकने के लिए 11.8 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकना होगा। देखिए वैल्यू कितना ज़्यादा है भाई। आपके घर से अगर 11 किलोमीटर 10 किलोमीटर, आप समझ रहे होंगे कितना दूर है, एक सेकंड में उतना ट्रेवल करना होगा। तो इतना स्पीड से फेंकने के बाद ये वापस नहीं आएगा, ठीक है, ये एस्केप हो जाएगा, मतलब कि अपना ये एटमोसफेयर से ही बाहर चला जाएगा, है कि नहीं? तो मून पे वैसा ही कुछ होता है, वहाँ पे एटमोसफेयर नहीं है, हवा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना मून के सरफेस पे, ये मून के सरफेस पे जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है ना, तो हमने बोला ना मॉलिक्यूल्स का स्पीड का रेंज किलोमीटर में होता है। तो ये इतने ज़्यादा स्केप होते हैं, इतने ज़्यादा इनका स्पीड होता है, इसका स्पीड इतना ज़्यादा है बच्चों, इनका स्पीड इतना ज़्यादा है यहाँ पे आर्मस स्पीड, कि वो स्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा है। समझिए ना आप, इतना में तो वो स्केप हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा ही है, अगर इससे ज़्यादा ही है तो समझिए वो स्केप तो हो ही जाएगा, कंफर्म है। तो इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो गैस के होते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्मस स्पीड शो करते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। इसी कारण से वहाँ पे नो एटमॉस्फेयर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको, है ना? चलिए आगे चलते हैं।
बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मैंने बोला ना 3 होता है, तो एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी होता है। देख रहे, प्रोबेबल मतलब प्रोबेबिलिटी। अरे सर प्रोबेबिलिटी का याद मत दिला यार, प्रोबेबिलिटी बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। मैंने ये नहीं बोला कि आपको लगता है मुझसे, है ना, हो सकता है आपका प्रोबेबिलिटी अच्छा हो। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली मैथ्स में आता है लास्ट में, और वो मुझे भी उतना समझ में नहीं आता है। मैं ऐसे बोलूँ तो मुझे भी उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैं सवाल कर ही नहीं पाता हूँ, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, उतना है नहीं हमारे पास। देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इसको एमपी से बोलते हैं, भी एमपी से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, समझिएगा। मोस्ट प्रोबेबल, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर कहीं पे कंटेनर में रखे हुए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं, मान लेते 10 गैस के मॉलिक्यूल्स है, पहले का स्पीड है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, दूसरे का स्पीड है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर है बच्चों, है ना, तीसरे का है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, चौथे का है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, पाँचवें का है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, छठे का है बच्चों 10 किलोमीटर पर सेकेंड, सातवें का है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, और आठवें का कितना है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, नौवें का है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, और 10वें का है 10 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं ये क्या लिख रहा हूँ पागलों की तरह, ये पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मैंने ऐसे कंसिडर किया कि हमारे पास 10 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेनर में रखे हुए हैं भाई, तो उनमें स्पीड सबका तो अलग अलग होगा भाई, मैंने बोला था ना अलग अलग होता है, किसी का 2 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 10 से, 6 से, 5 से, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। उनमें देखा जाए तो सबसे कॉमन कौन सा है और सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इससे ज़्यादा कोई नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए बात बच्चों, 2 से ज़्यादा आ रहा है, देखिए 10 आ रहा है यहाँ पे, 10 यहाँ पे आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर दिया, यहाँ पे 2 था यार, हाँ अब देखिए 2 किलोमीटर था, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 एक बार और आ रहा है, अब सही है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना। देखिए 2 किलोमीटर पर सेकेंड से यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो 4 बार ही आ रहा है, और इससे ज़्यादा और कोई नहीं आ रहा है। 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, 1 है, 5 है, 6 है, 3 है। कॉमन मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल क्या लग रहा है आपको, मतलब ज़्यादातर गैस के मॉलिक्यूल का कौन सा स्पीड है, 2 किलोमीटर पर आवर, अरे क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल क्या होगा, 2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा गैस के मॉलिक्यूल का स्पीड, क्योंकि यही एक स्पीड ऐसा है जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स अक्वायर करे किए हुए हैं और उतने से चल रहे हो। ठीक है भाई, अब समझ में आया कुछ। और इसका एक फार्मूला आता है बच्चों, भी मोस्ट प्रोबेबल का, उसको बोलते हैं √2p/ρ। बोलेंगे वहाँ पे 3 आया था, यहाँ पे 2 आया, ऐसा क्यों आया, तो बच्चों इसका डेरिवेशन आपको सिलेबस में है ही नहीं। डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक बा, मतलब ये मेरे को आता भी नहीं है, ऐसा मैंने देखा भी नहीं बच्चों, ऐसा लिखा हुआ था किताब में, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें यूज होता है आगे का मैथ्स, ग्रेजुएशन वगैरह का, और भी आगे का अंडर ओवर ग्रेजुएशन का क्या बोलते हैं तो उसका यूज होता है, तो ऐसे भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 12th तक का मैथ्स यूज होगा तब तो समझ में आएगा भाई, लेकिन उसके आगे का पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं चलेगा, इसलिए ये चीज़ है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, आपको ये देखना है कि इतना आता है, ठीक है। बोलेंगे सर रटवा रहे हैं, अरे रटवा नहीं रहे बच्चों, कुछ चीज़ें है ना, कुछ चीज़ें आगे की रहती है, तो वो आगे ही सही रहेगा क्योंकि अभी हम डाइवर्ट हो जाएंगे उस चीज़ से। तो भी मोस्ट प्रोबेबल ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2p भी हो जाएगा, नीचे मास आ जाएगा, अगर p भी इक्वल टू nRT यूज कर दे, 2nRT डिवाइडेड बाई मास, टोटल मास है, तो ऐसे भी कर दे तो 2RT डिवाइडेड बाई आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। चीज़ें ऐसा ही करके मैंने पीछे ही बताया था, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऐसे भी लिख सकते हैं,
एक मॉलिक्यूल के लिए √2kT डिवाइडेड बाई m भी लिख सकते हैं फॉर वन गैस मॉलिक्यूल। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना। तो ऐसा चीज़ें आप कर सकते हैं यार, समझ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल बस यही होता है, ठीक है। आगे एक और स्पीड जो आता है हमारे पास, एवरेज स्पीड आता है। एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब आप समझ रहे होंगे, दो दूरी को हम लोग एवरेज करते थे, याद है कि नहीं ये सब चीज़ें। इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट द गिवन टेम्परेचर। याद रखिएगा, किसी भी टेम्परेचर पे गिवन होगा तब। तो इसको हम लोग भी एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर भी एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज ऐसे भी तो लेते हैं। तो चलिए, अगर ये चीज़ मैं बताना चाहूँ तो एवरेज तो यही होता है ना बच्चों, आपको ये सब पता ही होगा। बहुत सारे हैं, तो ये पहले का, दूसरे का, तीसरे का स्पीड ले लिए, एन स्पीड तक ले लिए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे करके हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं भाई। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एवरेज स्पीड जो आता है हमारे पास, वो फॉर्मूला के टर्म में ऐसे आ जाता है, √8RT डिवाइडेड बाई पाई। 8RT नहीं, RT तो बाद में आएगा, ठीक है। ऐसे इस टाइप से लिख सकते हैं, √8P, तो P ऐसे ही रहेगा, नीचे पाई है, और रो का वैल्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हैं, भी एवरेज यहाँ पे भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे पीछे किया था। √8 NRT आ जाएगा डिवाइडेड बाई पाई इंटू m है। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, 8RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, है कि नहीं बच्चों। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं भी एवरेज का वैल्यू कि √8kT डिवाइडेड बाई पाई इंटू m आ गया एक गैस मॉलिक्यूल के लिए। और वन गैस मॉलिक्यूल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, है ना। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो ये सब चीज़ें इस टाइप से होती है, आई थिंक क्लियर होगा। और ये चीज़ तो क्लियर होगा ही, कैसे इनका एवरेज लेते हैं। ओके, तो इनमें अब अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो कैसे चीज़ें आएंगी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कंपेयर ऑल द स्पीड्स। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जो आया है RMS स्पीड आया है, कितना आया था, √3P/ρ आया था, भी मोस्ट प्रोबेबल भी आया था, 2P/ρ आया था भाई, भी एवरेज भी आया था आपके पास, √8P/π/ρ। ठीक है, क्या लग रहा है बच्चों, अगर हम देखें if we take ratios of these, है ना, इनका हम अगर रेशियोज ले लें, मतलब कि भी RMS रेशियो भी मोस्ट प्रोबेबल रेशियो भी एवरेज, तो क्या होगा बच्चों, देख सकते हैं। यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, यहाँ पे √8/π आ जाएगा। इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 3.14। क्या लग रहा है, देखिए 3 दूना 6, 2 से तो कुछ ज़्यादा आ रहा है ना, 2 से कुछ ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, और यहाँ पे लगभग √2/2 आ जाएगा 1, कुछ इस टाइप का आ जाएगा बच्चों, है ना। तो रूट में कुछ ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा ही है बच्चों, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। तो भी एवरेज का वैल्यू जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल से। इसी कारण से हम ये भी लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, RMS स्पीड, उसके बाद हो जाएगा भी एवरेज स्पीड, उसके बाद हो जाएगा भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये टर्म इस टाइप से इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, कौन सबसे ज़्यादा कौन सबसे कम। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, है कि नहीं बच्चों, ये चीज़ आप समझ सकते हैं किस टाइप से आती है। रेशियो भी चाहे तो आप ले सकते हैं, रेशियो भी लेकर आप बता सकते हैं। तो चीज़ें बहुत आसान है यार, इस टाइप से बस कंसिडर करना होता है, सोचना होता है कि नहीं। चलिए, मैंने इसका रेशियो भी करके बता दिया, इसका कैसे बढ़ता है वो भी बता दिया, ठीक है। क्या ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओके, ये क्या है, जैसे हम अभी तीनों चीज़ पढ़े ना बच्चों, तो तीनों में ठीक है चीज़ें हम पढ़े,
तो इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे बता सकते हैं? तो ग्राफ के थ्रू बताने के लिए ये ग्राफ ही है बच्चों, है ना, और कुछ नहीं, ग्राफ है। किसके किसके बीच का ग्राफ है भाई? ग्राफ ऐसा है ये, और बड़ा करना होगा। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। ये ग्राफ बताता है डी एन अपॉन डी भी। एन किसका फंक्शन है? वही स्पीड का फंक्शन है भी का, और यहाँ पे भी ही रहता है। भी क्या है बच्चों? स्पीड है ना। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कैसे मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट है उसको बता रहा है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर पे देखते हैं। एक्चुअली में पहले ये बता देना चाहता हूं मैं कि ये क्या है बच्चों, इसको पहले समझ जाइए, है ना। डी एन अपॉन डी भी, एन फंक्शन होगा भी का, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन होगा इसका तभी तो हो पाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपको बता रहा है बच्चों, ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल, है ना, है ना। स्पीड इंटरवल जब जब होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उस स्पीड इंटरवल में, है कि नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ V1 स्पीड है, यहाँ पे V2 है, कि ये स्पीड क्या है बच्चों, यहाँ पे X पे है स्पीड, तो यहाँ पे V2 स्पीड होगा, V3 होगा, V4 होगा। इस टाइप से स्पीड बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। इधर देख रहे हैं स्पीड इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे वेरी करेंगे स्पीड के साथ। अगर मैं बता दूं आपको कि हमको अगर इस ग्राफ के अंदर का एरिया लेना हो, इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या होगा, उसी तरीके से इस ग्राफ के अंदर का एरिया क्या होगा जो T2 टेम्परेचर पे है, तो कैसे कैसे होगा। तो एरिया लेंगे कैसे बच्चों? एरिया ऐसे लेते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको लेकर हम इंटीग्रेट कर देते हैं, है कि नहीं बच्चों। तो इंटीग्रेट कर दीजिए अगर एरिया लेना हो तो। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी भी इंटू भी, है कि नहीं बच्चों। तो ये x का टर्म है ना, तो dx से हम इंटीग्रेट कराते हैं तो ये पूरा एरिया आ जाता है कि नहीं। ये शुरुआत में dA ही रहता है, शुरुआत में छोटा सा एरिया dA ही रहता है, इसके बाद ये पूरा एरिया आ जाता है। अगर आपको पता हो मैथ्स में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इनको, ये जो लिखा रहता है वहाँ यहाँ पे y एक्सिस पे, उसको ऐसे लिख देते हैं और इसको से डिफ्रेंशिएट करके पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं, ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पे देखें तो डी भी कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एन आ जाएगा। तो यहाँ पे एन आ रहा है एरिया, एरिया का वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ पे एन आ रहा है भाई। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है बच्चों, मतलब इसके अंडर का एरिया जो भी है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखा जाए तो एरिया इसके अंदर का ज्यादा है, ज्यादा उठा हुआ है ना। तो T2 है ना, तो T2 के अंडर का एरिया, एरिया अंडर 1 ज़्यादा है एरिया अंडर 2 से। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है बच्चों, एरिया अंडर T1 ज़्यादा है ना, ये 1 ही है और इसको हम लोग 2 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया अंडर 1 ज़्यादा है एरिया अंडर 2 से, इसका मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 में ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर 2 से, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो वहाँ पे टेम्परेचर तो कम होगा बच्चों, है कि नहीं। अरे यार, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करने लगते हैं, तो वहाँ पे पागल हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर T2 हमने ज़्यादा कर दिया है T1 से, तब जाकर ऐसा हुआ है। इसका मतलब टेम्परेचर T2 का ज़्यादा है बच्चों, है ना। ज़्यादा होने से इनका मॉलिक्यूल्स कम हो गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पगला जाते हैं, तो अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, है कि नहीं, इसलिए मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं।
ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए भाई, है कि नहीं। तो एरिया जो दे रहा है वो दे रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम अगर छोटे से एरिया को कंसिडर करें, इफ़ यू कंसिडर स्मॉल एरिया लाइक दिस, ये छोटा सा एरिया मान लेते ये छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये एरिया आपको दिख रहा है बच्चों, एकदम स्मॉल डी ए कंसिडर किया हमने। छोटे से स्पीड भी के लिए, डी भी के लिए छोटा सा एरिया यहाँ पे डी भी है, डी ए है ना? छोटे से स्पीड डीवी के लिए छोटा सा एरिया डी है, तो इसके अंदर का एरिया भी जो होगा वो इसको डीवी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है कि नहीं। उसी तरीका से यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये मैक्सिमम है यहाँ पे देखा जाए, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल ज़्यादा है भाई। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस स्पीड पे, ये जो स्पीड होगा इस स्पीड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि नहीं। सबसे पीक कर वही तो आ रहा है, उसके बाद देखा जाए तो थोड़ा सा कम आएगा भाई। अगर इस छोटा सा एरिया में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ कम आएगा, यहाँ पे भी कुछ कम आएगा। उसी तरीक़े से अगर और नीचे आ जाए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्पीड तो बढ़ गया, क्योंकि देखा जाए तो स्पीड इधर ज़्यादा जाते तो बढ़ रहा है, ये स्पीड ज़्यादा है, फिर ये है, फिर ये है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू कम हो गया। देख सकते हैं इसमें और कम, इसमें और कम है, इसमें और कम हो गया भाई, इसमें और कम मॉलिक्यूल्स हो गए, है कि नहीं बच्चों। तो मॉलिक्यूल्स और कम होते जा रहे हैं स्पीड बढ़ने से। तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि वो कौन सा स्पीड हो गया भाई। अगर सबसे ज़्यादा स्पीड हो गया तो ये आरएमएस स्पीड ही होगा, अगर ये बीच का स्पीड है तो ये होगा आपके पास एवरेज ही होगा, और अगर मोस्ट प्रोबेबल देखा जाए तो ये है। ओके ओके, इसका मतलब हमें पता चल गया, इसका मतलब हमें पता चल गया कि भी आरएमएस यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा है, भी एवरेज से, और फिर भी मोस्ट प्रोबेबल से। ग्राफ से भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसी तरीक़े से यहाँ पे भी अगर लेना चाहेंगे तो सेकंड ग्राफ में भी उसी तरीक़े से ये आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, फिर भी आरएमएस। तो ये छोटा सा एरिया है बच्चों, छोटा सा है ना, इस टाइप से हम ऐसा स्ट्रिप लिए होंगे, छोटा सा ऐसे स्ट्रिप लिए होंगे, तो इस स्ट्रिप के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, उनके स्पीड को हम देख रहे हैं। आई थिंक क्लियर होगा भाई। तो चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, है ना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये ज़्यादा, ये कम, फिर ये कम, उसी अकॉर्डिंग इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू भी कम हो रहा होगा। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे चीज़ें होती है, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा तो बिल्कुल। अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, भेजा नहीं, विदा। तो यार यहीं तक था बच्चों, है ना। ग्राफ से और भी सवाल अगर आएंगे, क्योंकि मैं बच्चों सवाल आज नहीं ला पाया, सॉरी यार। सवाल कराऊंगा बच्चों, आप सवाल का टेंशन कभी मत लीजिएगा, क्योंकि सवाल हम वो भी पीवाईक्यूज कराएंगे जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।